इजराइल ने भारत के साथ कौन सा प्रॉमिस किया था जो आज पूरा हो गया है? भारत की एयरलाइन कंपनी को बांग्लादेश ने क्यों बैन किया है और भारत की कंपनी ने क्या बोला है? देश की टॉप 5 सिटीज की जीडीपी में क्या उलटफेर देखने को मिला है? एंड इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भारत ने अमेरिका की पैक्स सिलिका अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। दिल्ली में हो रहे एआई समिट में ये साइनिंग सेरेमनी रखी गई थी। यूएस एम्बेसडर टू इंडिया मिस्टर सर्गियो गौर और मिनिस्टर फॉर रेलवेज, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णवी सर इस सेरेमनी में प्रेजेंट थे। अमेरिका का कहना है कि पैक्स सिलिका में जो 10 से 12 देश हैं, ये आपस में मिलकर सिलिकॉन प्रोसेसिंग, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंडस्ट्रीज, सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग और इस तरह की जो फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उसको कंट्रोल करेंगे। और इस इनिशिएटिव के अंडर सभी तरह के रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि लिथियम, सिलिकॉन, इन सब की माइनिंग से लेकर सप्लाई चेन, ये सारे देश आपस में मिलकर आपस में शेयर करते रहेंगे। इसके अलावा चिप्स फैब्रिकेशन, एआई डेटा सेंटर्स, लॉजिस्टिक्स, शिपिंग रूट, सब कुछ यही देश आपस में कोऑर्डिनेटेड तरीके से डेवलप करेंगे। और जो भी देश इस पैक्स सिलिका इनिशिएटिव का हिस्सा बनेगा उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की जाएगी, एक दूसरी कंट्रीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी की जाएगी और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए सप्लाई चेन का हिस्सा बनाया जाएगा। बातें तो खैर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन काफी बड़ी कर रहा है, लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये पैक्स सिलिका अलायंस कहां तक आगे जाती है, क्योंकि क्वाड को भी लेकर अमेरिका ने चाइना को काउंटर करने के लिए बड़े एक्साइटेड होकर स्टार्ट किया था और आज क्वाड को पूरी तरह से अमेरिका ने खुद ही साइडलाइन किया हुआ है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की टॉप 5 जीडीपी वाली सिटीज को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। साल 2026 में जीडीपी के मामले में भारत की टॉप 5 सिटीज कौन सी हैं, इसका सर्वे सामने आ गया है। सर्वे के अकॉर्डिंग जीडीपी के मामले में नंबर 1 के ऊपर सबसे ज्यादा जीडीपी वाली सिटी है मुंबई, जिसकी एस्टिमेटेड जीडीपी लगभग $310 बिलियन बताई जा रही है। अब ये तो खैर कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि मुंबई को देश की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। यहीं पर स्टॉक मार्केट, बैंकिंग हेडक्वार्टर्स, कॉर्पोरेट हाउसेस और फिल्म इंडस्ट्री का मैसिव इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। दूसरे नंबर के ऊपर है देश की राजधानी दिल्ली, जिसकी जीडीपी है अराउंड $293 बिलियन, यानी मुंबई से केवल $17 बिलियन ही कम है। इसका मतलब ये है कि नेशनल कैपिटल रीजन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के मामले में मुंबई से ज्यादा पीछे नहीं है। सर्विस सेक्टर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और रियल एस्टेट ग्रोथ के दम के ऊपर दिल्ली भी जीडीपी के मामले में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन मेंटेन कर रहा है और मुंबई से थोड़ा सा ही पीछे है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर के ऊपर कोलकाता आता है। कोलकाता सिटी की जीडीपी है $150 बिलियन। अभी काफी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि कई लोगों को लगता है कि ईस्टर्न इंडिया वाला रीजन इकोनॉमिक रेस में भारत में काफी पीछे होगा, लेकिन जीडीपी के आंकड़े दिखाते हैं कि कोलकाता अभी भी देश का एक बहुत ही मेजर कमर्शियल हब बना हुआ है, स्पेशली ट्रेड, पोर्ट्स, रेल कनेक्टिविटी और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के चलते। चौथे नंबर के ऊपर आ रहा है बेंगलुरु, जिसकी जीडीपी $110 बिलियन है। बेंगलुरु को भारत की टेक कैपिटल भी कहा जाता है और आईटी एक्सपोर्ट्स, स्टार्टअप्स और ग्लोबल टेक कंपनीज ने यहाँ पर R&D सेंटर स्थापित करके इस सिटी को $110 बिलियन की जीडीपी तक पहुँचा दिया है। 5वें नंबर के ऊपर चेन्नई है, जिसकी जीडीपी $78 बिलियन है। चेन्नई सिटी की बात करें तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन और पोर्ट बेस्ड ट्रेड के लिए ये सिटी काफी जानी जाती है और साउथ इंडिया के इंडस्ट्रियल बैकबोन का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वैसे आपके अकॉर्डिंग इस लिस्ट में कौन सी सिटी ने आपको सरप्राइज किया है और आप इन 5 में से कौन कौन सी सिटीज में जा चुके हैं, नीचे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल, पाकिस्तान और गाजा को लेकर। आपको याद होगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि गाजा में जो स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात होगी उसमें पाकिस्तान भी अपने ट्रूप्स को भेजेगा, यानी कि पाकिस्तान की सेना भी गाजा में अपने सैनिकों को तैनात करके उसका हिस्सा बनेगी। लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि जो स्टेबलाइजेशन फोर्स अनाउंस हुई है उसमें पाकिस्तान की सेना को शामिल ही नहीं किया गया है। दरअसल बोर्ड ऑफ पीस की जो वाशिंगटन में इनॉग्रल मीटिंग हुई है, जिसमें पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी वहां पर गया था, उसकी जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज कर दी गई है और इस जॉइंट स्टेटमेंट में बताया गया है कि इंडोनेशिया, मोरक्को, अल्बानिया, कोसोवो, कजाकिस्तान, इजिप्ट और जॉर्डन, इन 7 देशों ने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में अपने ट्रूप्स भेजने का एक तरह से कमिटमेंट दे दी है। इजिप्ट और जॉर्डन ने कहा है कि वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के ट्रूप्स को पुलिस ट्रेनिंग देंगे और ये जो बाकी के 5 देश हैं ये गाजा में तैनात करेंगे। खास बात यह है कि पाकिस्तान और टर्की का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, जो कह रहे थे कि हम भी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनेंगे। अब पॉसिबिलिटी है कि इजराइल के विरोध के बाद ही इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स से पाकिस्तान और टर्की का नाम हटाया गया है, क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले भारत में इजराइल के एम्बेसडर रवन अजहर सर की स्टेटमेंट सामने आई थी, जिसमें इजरायली एम्बेसडर ने कहा था कि गाजा में जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात होनी है उसके अंदर पाकिस्तान आर्मी की किसी भी रोल को इजराइल डिसअप्रूव करता है।
नॉर्मली वही देश आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं जिनके बीच ट्रस्ट यानी कि भरोसा हो या फिर नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारी वो सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। इसलिए गाजा स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म के अंदर इजराइल पाकिस्तान को एक क्रेडिबल और एक्सेप्टेबल पार्टनर के रूप में बिल्कुल नहीं देखता है। खास बात यह है कि पाकिस्तान के साथ साथ इजराइल ने कतर और टर्की का भी विरोध किया था और इन तीनों देशों के नाम इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की लिस्ट से बाहर है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने भारत के लोगों के लिए वीजा सर्विसेज वापस से खोल दी हैं। कुछ हफ्ते पहले जब भारत ने बांग्लादेश के लोगों को वीजा इशू करना बंद कर दिया था, उस समय टिट फॉर टैट मूव में बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश हाई कमीशन को भारत के लोगों के लिए वीजा इशू करना बंद करने की डायरेक्शंस दे दी थी। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि आज बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारत के नेशनल्स के लिए सभी प्रकार की वीजा सर्विसेज को स्टार्ट कर दिया है। टूरिज्म से लेकर मेडिकल, वर्क, बिजनेस सभी तरह के वीजा इंडियंस को इशू करना स्टार्ट कर दिया गया है, जिसके बाद अब भारत के लोग फाइनली बांग्लादेश जा सकते हैं। पिछले कल ही भारत ने भी अनाउंस किया था कि बांग्लादेश में जो इंडियन हाई कमीशन है उसने मेडिकल और डबल एंट्री वीजा स्टार्ट कर दिए हैं और बहुत जल्द बांग्लादेश के लोगों को टूरिस्ट वीजा भी इशू करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। भारत ने तो खैर अभी फुल वीजा सर्विस स्टार्ट नहीं की है, लेकिन उससे पहले ही बांग्लादेश ने स्टेप उठा दिया है। तारिक रहमान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये पहला पॉजिटिव सिग्नल बांग्लादेश की सरकार की तरफ से आया है। एक और न्यूज बांग्लादेश रिलेटेड आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट के एविएशन डिपार्टमेंट ने भारत की स्पाइस जेट एयरलाइंस को बांग्लादेश एयरस्पेस से ब्लॉक कर दिया है, यानी कि एक तरह से बैन कर दिया है। हालांकि ये स्टेप बताया जा रहा है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने जाने से पहले इंटरिम गवर्नमेंट ने लिया है। न्यूज आ रही है कि स्पाइस जेट एयरलाइंस ने बांग्लादेश एयरस्पेस यूज करने के लिए कुछ ड्यूज क्लियर नहीं किए थे। अब होता क्या है कि जब भी कोई एयरलाइन कंपनी किसी दूसरे देश के एयरस्पेस से गुजरती है तो वो फ्री में नहीं होता है। उस देश को एयरस्पेस को मेंटेन करने, मॉनिटर करने और सिक्योर रखने का खर्चा उठाना पड़ता है। इसीलिए ओवरफ्लाइट चार्जेस या फिर नेविगेशन चार्जेस लिए जाते हैं। भारत की एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट की फ्लाइट्स नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में जाने के लिए बांग्लादेश की एयरस्पेस का इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन इसके लिए जो ओवरफ्लाइट और नेविगेशन चार्जेस स्पाइस जेट कंपनी को पे करने थे वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट को पे नहीं किए गए थे। इसलिए बांग्लादेश के एविएशन डिपार्टमेंट ने स्पाइस जेट को बांग्लादेश की एयरस्पेस में आने से बैन कर दिया है, जिसकी वजह से स्पाइस जेट एयरलाइंस की जो नॉर्थ ईस्ट की फ्लाइट्स हैं उनको बांग्लादेश के ऊपर और नीचे के रूट से फ्लाई करना पड़ रहा है, जिस वजह से फ्लाइट टाइम काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। स्पाइस जेट कंपनी के स्पोक्स पर्सन ने भी इस न्यूज को कंफर्म कर दिया है और इस पूरी डेवलपमेंट के ऊपर स्पाइस जेट एयरलाइंस के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि ये एविएशन इंडस्ट्री के कॉमन और रूटीन टाइप के इश्यूज होते हैं और हम इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए बांग्लादेश की अथॉरिटीज के साथ कंस्ट्रक्टिव तरीके से बातचीत कर रहे हैं ताकि जल्दी कोई रेजोल्यूशन हो सके। हमारी फ्लाइट्स के ऊपर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है और हम अपनी सभी शेड्यूल सर्विसेज को पूरी तरह से रेगुलेटरी रूल्स को फॉलो करते हुए नॉर्मली ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि इस वजह से फ्लाइट कैंसिलेशंस बिल्कुल नहीं हो रही हैं और जल्दी ये इशू भी रिजॉल्व कर दिया जाएगा। अब स्पाइस जेट कंपनी की बात करें तो कंपनी का जो साल 2024 से 25 फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू था वो था 6,736 करोड़ रुपीस और 7 साल के बाद कंपनी ने पिछले साल प्रॉफिट बुक किया था जो था 58 करोड़ रुपए, यानी कि रेवेन्यू है 6,700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, लेकिन प्रॉफिट 100 करोड़ भी नहीं है। स्पाइस जेट कंपनी की बात करें तो कुछ साल पहले कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई थी। कंपनी के ऊपर हैवी डेट, एयरक्राफ्ट लेसेस के ड्यू, फ्यूल पेमेंट्स और कोर्ट केसेस का काफी प्रेशर था, जिस वजह से कंपनी को कई सारे अपने प्लेन्स को ग्राउंडेड करना पड़ा था और फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। लेकिन प्रोमोटर्स ने टाइम के ऊपर इमरजेंसी फंडिंग रेज कर ली, कॉस्ट कटिंग की, कुछ इन्वेस्टर्स के साथ सेटलमेंट किए और फेस्ड मैनर में काफी सारे एयरक्राफ्ट्स को वापस से ऑपरेशनल कर लिया गया है। लेकिन अब ये जो अचानक से बांग्लादेश के ड्यूज क्लियर करने की न्यूज आई है, ये दर्शाता है कि अभी भी स्पाइस जेट कंपनी का फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी तरह से खत्म नहीं हो पा रहा है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।